गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो शेयर कैपिटल के बारे में ये सेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? इसमें 43 से 72 तक। 43 सेक्शन नंबर 43 क्या बोलता है? काइंड्स ऑफ शेयर्स। कौन से काइंड ऑफ शेयर्स होते हैं? इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस। ओके, इक्विटी में एक मिनट, डेट क्या बोले आप? सॉरी, इक्विटी, डेट और डेट क्या रहता है? डेट शेयर्स रहते क्या कि डिबेंचर्स? डेट तो अलग सिक्योरिटीज है, ये शेयर्स की बात कर रहा हूं। डेट किसने बोला ना? डेट से हाँ ना? नहीं, पक्का नहीं बोले? ओके, आत्मा ही क्या मेरे अंदर? ये तो आपने इक्विटी और प्रेफरेंस बोला। इक्विटी में कौन से है? प्लेन वेनिला और डिफरेंशियल। और प्रेफरेंस में कौन से? हाँ, 8 है। कौन सा? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल और गारंटीड। ओके, इसके अलावा आपने देखा है कि डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो कौन इशू कर सकता है, कैसे इशू कर सकता है, वो भी देखा आपने। लेकिन उसके पहले मुझे बताओ, क्या सेक्शन 43 प्राइवेट कंपनी को अप्लाई होता है? प्लस 137 और 92। और आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए सब्जेक्ट है। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स आपको इशू करने हैं अगर, तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है? एओए में रहना चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, और फॉर लिस्टेड कंपनी के लिए पोस्टल बैलेट से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इसके अलावा मैक्स कितना? 74%। ये लाइन तो पूरा बताओ। वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशियल शेयर्स शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ डिफरेंशियल शेयर्स, इंक्लूडिंग differential equity shares issued at any point of time. Okay. मतलब भावनाएं तुम तक पहुंची है, वर्ड्स नहीं पहुंच पा रहे। ये इस लाइन को 10-12 बार पढ़ लो। ओके, डी ओमिटेड है, ई नॉट डिफॉल्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। उसके बाद नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट है ना? किसकी? अच्छा, 3 इयर्स बताने का। हाँ, इसमें 3 इयर्स बताने का। 137-98। ओके, सॉरी। नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट में क्या क्या है? डिक्लेयर डिविडेंड और टर्म लोन नहीं है इसमें। डिपॉजिट्स, मैच्योर डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है, उनका ऊपर का इंटरेस्ट है। और इसमें कुछ डेट नहीं है क्योंकि ये सब्सिस्टिंग है। नॉट डिफॉल्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स। टर्म लोन किससे लिया रहता है? शेड्यूल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर इसके अलावा स्टेटरी ड्यूज जो आपको एम्प्लॉइज के लिए पे करने, इसके अलावा इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसे डाल देते हैं। ये सब आप नहीं कर पाए। जिस दिन ये आप कर लिए उसके 5 साल के बाद आप डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स दे सकते हो। उसके बाद नॉट पेनलाइज्ड इन सेबी, आरबीआई, सिक्रा, फेमा, स्पेशल एक्ट। ओके, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और आपको मैं असेट्स और प्रॉफिट में भी पार्ट दे रहा हूं ओवर एंड अबव योर प्रेफरेंशियल राइट, तो क्या मैं आपको अब इक्विटी बोल सकता हूं? मैं स्टिल प्रेफरेंस शेयर रहूंगा। इक्विटी शेयर बोले तो शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, क्या एक प्लेन वेनिला को आप डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? वाइस वर्सा हो सकता है। आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। हाँ, मैं बोला नो बोलते थे जोश। ओके, सेक्शन नंबर 46 किस बारे में बात करता है? सर्टिफिकेट की बात करता है। 47 है वोटिंग का। सर्टिफिकेट क्या बोलता है आपको? सर्टिफिकेट इज अ प्रीमा फेसी एविडेंस। ये कैसा रहना चाहिए? डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड और कॉमन सील रहना चाहिए। कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर या तो 1 डायरेक्टर और सीएस इफ एनी अपॉइंटेड। अगर ये घूम गया, लॉस्ट, म्यूटिलेटेड, डिफेस्ड हो गया तो एज प्रिस्क्राइब रूल्स में जो लिखा है वो प्रोसेस फॉलो करके आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। अगर आपने इसमें कुछ इंटेंशनल गड़बड़ की है तो 5 into फेस वैल्यू और 10 into फेस वैल्यू और 10 करोड़ whichever is higher। तो मतलब मिनिमम 10 करोड़ से तो लग जाएगी, उसके बाद ऊपर की भी लग सकती है। और उसके अलावा आपको बताओ, अगर आप डीमैट फॉर्म में रखते हो तो जो डिपॉजिटरी आपको स्टेटमेंट भेजेगा कंपनी को, वो फाइनल रहेगा। ओके, जो लोग खुद इंटेंशनली एक फ्रॉड करते हैं, कंपनी का तो फाइन आपने बता दिया, वो लोगों के साथ क्या होता है? 447 क्या है? मोर देन इक्वल टू 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन 10 लाख। मोर देन इक्वल टू है, इधर लेस देन है, बराबर। और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर। ये याद है, कल ही हमने डिस्कस किया। ओके, फिर इस दोनों के अंदर 2 क्वेश्चन है, वेदर पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर्ड या नॉट हैम्पर्ड। इफ पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर्ड इन केस ऑफ मोर देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर, इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर्ड है तो फाइन कितना है? फाइन
3 into 10 ओके, और इम्प्रिजनमेंट 3 to 10 years, ओके। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर्ड नहीं है तो 6 months to 10 years, और अमाउंट ऑफ फ्रॉड और 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। क्या ये आपको याद आ रहा है? मोर देन और इक्वल टू 10 लाख था, पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हुआ तो मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 10 years। अब वो इमेजिन नहीं कर पा रहे का चार्ट? अगर याद नहीं आ रहा तो चार्ट देखना जब मैं बोलता हूं, तो ताकि तुम नेक्स्ट टाइम उसको इमेजिन कर सको, वो पूरा फोटो खींच लो उसका दिमाग में। ओके, अगर आपका 10 लाख से नीचे अमाउंट है और पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है तो फाइन कितना लगेगा? फाइन दोनों में सेम है, कुछ भी हो फाइन सेम है, ओके। और इम्प्रिजनमेंट 3 to 5 years, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर नहीं हो रहा है तो 0 to 5 years, ओके। कोई बात नहीं, आते रहेगा धीरे धीरे, मैं बार बार पूछ के परेशान कर दूंगा। ओके, 47 किस बारे में बात करता है? किसको होता है वोटिंग राइट? सिर्फ इक्विटी शेयर्स को होता है, प्रेफरेंस को भी मिलते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स कहां वोट कर सकते हैं? सब जगह। कितना वोट कर सकते हैं? प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल टू टोटल पेड अप कैपिटल। निजी कंपनी कितना कर सकते हैं? मैक्स 5%। और वोटिंग राइट ऑफ मेंबर्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसा है? सब डायरेक्टली अफेक्टिंग वाइंडिंग अप और रिडक्शन ऑफ कैपिटल। और कितना वोट करेंगे? प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल टू टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर सब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को वोट करवाना है तो आप रेशियो कैसे मेंटेन करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल इज टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। क्या प्राइवेट कंपनी को 47 अप्लाई होता है? और 137 और 92। और आईएफएससी पब्लिक कंपनी को? क्या आप वेरिएशन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट का? वेरिएशन मतलब क्या? कोई भी रूल्स आपको चेंज करने हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स 8% का आपको 12% करना है, रिडम्पशन दूर था जल्दी लाना है, वो सब, ये जो भी सारे चेंजेस को वेरिएशन इन राइट्स बोलते हैं। अगर आपको वेरिएशन इन राइट्स करने हैं तो क्या आपको करना क्या पड़ेगा? इन रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, ओके। उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन इन सेपरेट मीटिंग। इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, बराबर ना? दोनों चीजें नहीं करनी। आइदर आप रिटर्न कंसेंट लेंगे 3/4 लोगों का ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, और आप उनकी सेपरेट मीटिंग बुला के उसमें एसआर पास करवाएंगे। 3/4 मतलब कितना परसेंट होता है? 75। और एसआर में कितना परसेंट लगता है? 75। देख रहे हो लॉजिक, लगभग वो सेम है। आइदर आप 3/4 लोगों का साइन लो, लोग मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स है, लेकिन एसआर के केस में नंबर ऑफ मेंबर नहीं हो सकता, 4 ही लोग साइन करेंगे लेकिन उनके पास 75% शेयर्स है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंपनी स्ट्रेटेजिकली सोच सकती है कि 3/4 लेने का, या हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स और होल्डिंग सब अलग अलग रहेगी, बट अल्टीमेटली उनको दे आर लुकिंग फॉर 75%, ठीक है। फिर सर ऐसा कंफ्यूज क्यों करते हैं? इधर 3/4 बोलते हैं, उधर ऐसा, दोनों जगह बोलो ना 75% ऑफ मेंबर, 75% ऑफ वोट, ऐसा बोल सकते हैं ना, लेकिन वो कंफ्यूज करना चाहते हैं। सी फाइनल तक करते रहेंगे, ओके। इसके अलावा 2 चीजें होनी चाहिए, आपके एमओए और एओ में इसका परमिशन होना चाहिए, प्लस आपने टर्म्स ऑफ इश्यू जब इशू किए थे तब उसने प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए। अगर आपके वेरिएशन करने से किसी और क्लास ऑफ शेयर्स की प्रॉब्लम हो रहा है तो 3/4। अब उस केस में उनको लोगों का 3/4 कंसेंट लेना, एसआर नहीं चलता, ओके। अगर आप इससे खुश नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं? 10% लोग जमा करोगे, फिर 21 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर देगा फाइनल रहेगा, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिलते ही कंपनी 30 डेज के अंदर आरओसी को दे देगी। बहुत अच्छे। अगर इस सारी चीजों में कुछ गड़बड़ होती है तो 25,000 से 5 लाख किसको है? कंपनी को। ऑफिसर अप टू 6 मंथ 25,000 से 5 लाख और बोथ। क्या कॉल्स इन एडवांस लिए जा सकते हैं? हाँ, नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट टू एमओए, ओके। अभी क्या एडवांस पे वोटिंग मिलता है? नहीं, इसमें कुछ सब्जेक्ट टू नहीं है, नहीं मिलता। एडवांस पे वोटिंग मिलता है क्या? कॉल इन एडवांस पे नहीं। क्या कॉल इन एडवांस पे डिविडेंड मिल सकता है? मिल सकता है, डिपेंड्स उनके इस पे। क्या कॉल इन अर्लियर पे वोटिंग मिलता है? क्या डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा, हम लोग देखेंगे डिविडेंड चैप्टर में, ओके। क्या आप एक क्लास के लोगों से अलग अलग अमाउंट मंगा सकते हो? आपको एक क्लास से यूनिफॉर्म अमाउंट मंगानी है। और अगर 2 लोगों का पेड अप अमाउंट अलग अलग है, भले वो सेम टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो भी उनका क्लास अलग अलग माना जाएगा। बहुत अच्छे। क्या आप प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर सकते हो? क्या आप प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर सकते हो? क्या आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकते हो? क्या आप डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर सकते हो?
अगर आपको प्रीमियम पे शेयर्स इशू करना है तो ये जो प्रीमियम अमाउंट आएगा उसका आप क्या करते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालते हो। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहाँ यूज कर सकते हो? सर आप पूछो कि आप कंपनी कौन सी है, आपने पूछना चाहिए सर आप कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो, फिर मैं बोलूंगा स्पेसिफाइड कंपनी की बात कर रहा हूँ, तब आप बोलो बोनस रिडक्ट और ये रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड ये और लास्ट बायबैक, ये तीन ही है इसमें। अगर नॉर्मल कंपनी है तो बोनस, प्रिलिमिनरी, फिर डिस्काउंट, फिर कमीशन, इधर प्रीमियम भी आएगा और बायबैक भी आएगा, ये पांचों चीजें आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आप शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? एक्सेप्शन क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स और एक क्रेडिटर्स को आप इशू कर रहे हो। ओके, अगर आपने गड़बड़ करी इस सारी चीजों में तो कंपनी और ऑफिसर को डिफॉल्ट करने के ऊपर 5 लाख का अमाउंट रेस्ट और अप टू 5 लाख व्हिचएवर इज लेस, इतना पेनल्टी लग सकता है। और कंपनी को अलग से जो अमाउंट लिया है वो रिफंड भी करना पड़ेगा 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ। ओके, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए क्या कोई रूल्स है, कोई तरीका है, प्रोसेस है? पहले तो बताओ स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या? ये ऐसे शेयर्स जो डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं इन रिटर्न ऑफ नो हाउ, आईपीआर और वैल्यू एडिशन इन नेम। लेकिन इन लोगों को जब देते हो सकता है फॉर अ कंसिडरेशन और फॉर नॉट इवन अ कंसिडरेशन, सर मतलब अदर देन कैश भी हो सकता है। आप कौन से टाइप के शेयर्स इशू करेंगे स्वेट इक्विटी? ऑलरेडी जो है मार्केट में वो या नहीं? ऑलरेडी जो है, क्योंकि आपको जब कंडीशन देखेंगे तो पता चलेगा मार्केट प्राइस भी देना पड़ता है। तो हमने कंडीशन देखा था कि आपका सबसे पहला एसआर पास करना पड़ता है आपको कंपनी में, उस एसआर के बाद में आपको रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने शेयर्स देने हैं, किसको देने हैं, उसका मार्केट रेट क्या है, आप उसको किस रेट में दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप उसको 0 रुपीज में दे रहे हो, जो मार्केट रेट उसका 1000 है। तो ये जो 1000 का उसको बेनिफिट हुआ, ये 1000 का उसको बेनिफिट इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने 1000 रुपए वर्थ का वैल्यू एडिशन दिया होगा, आईपीआर राइट दिया होगा कुछ, ये बताना है। इसके बाद अगर आप लिस्टेड है, ये जो शेयर्स है अगर ये लिस्टेड है तो आपको आरबीआई के सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ गिविंग दिस स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर लिस्टेड नहीं है तो रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर्स डिबेंचर्स रूल्स 2014 फॉलो करने। जितने सारे राइट्स लायबिलिटीज जो शेयर्स को मिलते हैं, इक्विटी शेयर्स को, वही सारे मिलेंगे और वही सारे मिलते हैं डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स को भी, एक्सेप्ट डिफरेंशियल जो पार्ट आपने डिफरेंशिएट किया है उसको उतना अलग मिलता है, इसको कुछ भी अलग नहीं, इसको सिर्फ मिलते वक्त डिस्काउंट में मिल गया है, 0 रुपीज में मिला है, बट बाकी राइट्स सब सेम है। बोनस होगा इसको मिलेगा, राइट्स इश्यू होंगे इसको मिलेंगे, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। ओके, एम्प्लॉय बोले तो क्या? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। फिर आपके डायरेक्टर होल टाइम होंगे और ए और बी इन अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, जो आपने ए और बी ऊपर लिखा है। ओके, इकोनॉमिक बेनिफिट बोले तो पैसा आने को ना पैसा वैल्यू एडिशन में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 कंपनी क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? क्या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? तो रिडीमेबल कितने साल में रिडीम करेंगे? लेकिन एक्सेप्शन है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर कितने साल है, लेकिन 21st ईयर से 30th तक 10% हर साल रिडीम करते रहेंगे एट द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर। ओके सर, एक बात बताओ, ये किस में से रिडीम करोगे? पैसा कहां से डालोगे? प्रॉफिट और फ्रेश इशू, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये इशू के वक्त बोल रहा हूं मैं, ये रिडम्पशन के वक्त। अच्छा, रिडम्पशन के वक्त क्या आप एक और कोई टाइप का अकाउंट बनाते हो? सीआरआर अकाउंट। ये सीआरआर अकाउंट बनता कैसे? आप प्रॉफिट में से कुछ एक पार्ट निकाल के सीआरआर में डालते रहते हैं और उसके बाद रिडम्पशन के वक्त ये सीआरआर में से रिडीम करते हो। सीआरआर में बैलेंस बच गया तो क्या करोगे? आइदर बोनस करोगे या किसी और रिडम्पशन के लिए आप यूज कर सकते हो। आप इसे डिविडेंड दे सकते हो क्या सीआरआर से? ओके, अगर आप उस टाइप की कंपनी हो, प्रिस्क्राइब्ड कंपनी जिसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है 133, तो आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते वक्त कहां से पैसे ला सकते हो? इफ यू आर अ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी, सिर्फ प्रॉफिट और कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ प्रॉफिट से आप लेके आ सकते हो। एक एक्सेप्शन है, अगर आपने ये प्रेफरेंस शेयर्स इस कंपनी से 2013 आने के पहले इशू किए थे तो आप प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो, बस यही एक एक्सेप्शन है। अच्छा, अगर आप ये टाइप की कंपनी नहीं हो, आप नॉर्मल कंपनी हो, तो आप प्रॉफिट में से भी दे सकते हो और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से भी दे सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत आगे तुम। फ्रेश इशू मतलब आपने शेयर्स इशू किए जस्ट इसी चीज के लिए कि पुराने शेयर्स को आप रिडीम कर सको। तो आप हो सकता है नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, उसका जो पैसा आ रहा है उससे ये रिडीम्शन कर रहे हो,
प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट भी फ्रेश इशू का सिक्योरिटी स्कीम अकाउंट भी, हाँ, क्योंकि फ्रेश इशू करते हो तो फ्रेश इशू के वक्त भी सिक्योरिटी स्कीम अकाउंट बन सकता है ना, नया सिक्योरिटी स्कीम अकाउंट बन सकता है। तो अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो वो सिक्योरिटी स्कीम अकाउंट आप यूज कर सकते हो, प्रॉफिट यूज कर सकते हो और इशू भी यूज कर सकते हो। ओके, इन केस ऑफ अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स, ये ऐसे शेयर्स है जो रिडीम नहीं हुए हैं, रिडीम करने थे हुए नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वापस 3/4 लोगों से परमिशन लेंगे प्लस ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद इन लोगों को आप नए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे, लेकिन अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहेगा, उसमें उनका प्रीमियम भी आएगा, डिविडेंड भी आ जाएगा। अगर कोई इससे खुश नहीं है तो उनको डिसेंडिंग को जाने के लिए क्या है, ट्रिब्यूनल के पास जाने का, उसके लिए कुछ डेज वगैरह है क्या, कुछ परसेंटेज है, कुछ है क्या, नहीं है। उसने बोला कि ट्रिब्यूनल के पास जाने का और ट्रिब्यूनल आपको बोलेगा चल इसका पैसा इसको दे दो, है ना। ओके, और क्या है भाई, ट्रांसफर ट्रांसमिशन, ओ माय गॉड, ये तो बहुत अमेजिंग है। क्या ट्रांसफर ट्रांसमिशन हो सकते हैं शेयर्स के, कि सिर्फ पब्लिक कंपनी के हो सकते होंगे, प्राइवेट के भी हो सकते हैं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको क्या, कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ता है, 56। उसमें लिखा है सबसेक्शन 1 में कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हम नाम देंगे उसको। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कौन बनाता है, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी, कैसा होना चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड, साइंड, डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। इसमें क्या डिटेल रहता है, ट्रांसफरी के नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन इफ एनी। ओके, और ये कितने दिनों के अंदर देना पड़ता है आपको कंपनी को, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। किसके साथ दोगे, सर्टिफिकेट के साथ। सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है तो आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट, ये सारी चीजें जाएगी अब कंपनी के पास। आज हम देखने वाले, कंपनी चाहे तो उसको रिफ्यूज कर सकती है रजिस्टर करना, आज देखने वाले, बट अभी तक देखा नहीं है। अब कंपनी क्या करेगी, सारे डॉक्यूमेंट देखेगी, स्टडी करेगी और अपने बुक्स में पुराने वाले का नाम काट के नए का डाल देगी, सिंपल। सर ये ट्रांसमिशन क्या होता है फिर, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। क्या इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आता है, नहीं, सिर्फ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन आता है। ये लीगल एयर्स कंपनी को बताते हैं कि बाबू टपक गए, अब आप उनका नाम काट के हमारा डाल दो। क्या ये चाहे तो डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसका भी प्रोविजन इसमें रखा है। तो उनको पहले इंटीमेट करके फिर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अगर ये आपका डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉस्ट हो गया, कंपनी को मिला नहीं, तो बोर्ड इंडेमनिफाई करने के इंटेंशन से जो सही लगता है वो करेगी। ओके, उसके बाद इंडेमनिफाई मतलब क्या होता है, भरपाई। हाँ, तो वैसे कंपनी को जो सही लगेगा कंपनी करेगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट कंपनी है और आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हो और सिर्फ ट्रांसफरी डायरेक्टली आके आपको बता रहा है, ट्रांसफरी आपको डायरेक्टली आके बता रहा है कि मैंने लिए बॉन्ड्स, ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है, ये मेरा एड्रेस है, क्या ये चलता है, और कोई सिचुएशन नहीं, बट ये सिचुएशन चलता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में। ओके, अगर नॉर्मल केस में ट्रांसफरर आके बोलता है कि मैंने मेरे पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो आप ट्रांसफरी को पहले इंटीमेट करोगे, उससे क्या लोगे, एनओसी लोगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसके बाद ये ट्रांसफर रजिस्टर करेंगे। ये तो पढ़ लिया हमने, ट्रांसमिशन बाय लीगल एयर्स, वो भी कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्या कंपनी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, एवरी कंपनी हैज टू गिव सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। अगर आप नई कंपनी, आप सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम को, ऊपर देखो मेरे तरफ, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम को आप शेयर्स इशू कर रहे हो 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर रहे हो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अगर आप अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर कर रहे हो 6 months फ्रॉम, अगर आप ट्रांसफर ऑफ शेयर कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर के आगे सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया। ये देख लो, ये पॉइंट पूरा याद हो गया अभी आपको। बहुत टैलेंट। अगर आप आईएफएससी प्राइवेट कंपनी हो, 60 days। वेरी गुड। ओके, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय द डिसीज्ड के, मतलब बाय द डिसीज्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड। फिर डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन। हाँ, पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट है, 25,000 से 5 लाख, और ऑफिसर के लिए कितना है, 10,000 से 1 लाख। ओके, अगर डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद द इंटेंशन टू फ्रॉड कुछ गड़बड़ करते हैं तो हम सब चाहते हैं 447 में। ओके, आप पर्सोनेशन जानते हो क्या होता है, क्या होता है, दूसरे पर्सन का आइडेंटिटी थेफ्ट करना, या आप ऐसे बताना कि मैं हूं,
तो इस चीज के लिए क्या आपको पेनल्टी लग सकती है? कितने साल की? 1 year to 3 years, 1 lakh to 5 lakhs, और बोथ नहीं है इसमें, आइदर और है। ओके, इसमें ऐसा चीज है कि अगर आप बोलते हो ये शेयर का मैं ओनर हूं जबकि आप नहीं हो, या कोई शेयर सर्टिफिकेट या शेयर वारंट के आप बोलो कि मैं ओनर हूं, मेरे को डिविडेंड दे दो, हालांकि आप नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी यहाँ पे। एंड है ना सर? एंड है क्या? कहाँ पे लिखा है? 3 years के बाद एंड। एंड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 lakh बट विच में एक्सटेंड टू 5। ओ ओके ओके भाई, ये ध्यान देना यार, एंड है। रुको ये लिख ही लेते हैं फिर, एंड वाले को लिख के रखो। अच्छा है मैडम, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसलिए मैं लिख लेता था फटाफट। क्या है पनिशमेंट? 2 3 years प्लस 1 lakh 1 lakh to 5 lakh. 1 lakh to 5 lakh। ओके, अब याद रहेगा। 58 से क्या था? रिफ्यूजल। क्या कंपनी रिफ्यूज कर सकती है ट्रांसफर? क्या कौन सी कंपनी कर सकती है, प्राइवेट या पब्लिक? दोनों कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए बोला है कि वैसे तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, स्पेसिफिक कुछ सफिशिएंट एविडेंस या कुछ होना चाहिए उनके पास, सफिशिएंट कॉज। ओके, और ये करना है उनको रिजेक्ट, तो क्या कर सकते हो? कितने क्या करना है उनको फिर रिजेक्ट करते वक्त? प्रोसेस क्या है? 30 days में notice। रिजेक्शन करते ही 30 डेज के अंदर नोटिस देना है, फिर एप्लीकेशन के 30 डेज के अंदर बताना है आइदर रिजेक्ट या एक्सेप्ट। अच्छा, आपको लेटर आ गया रिजेक्शन का प्राइवेट कंपनी से, आपके पास क्या ऑप्शन है? उसके नेक्स्ट 30 डेज कब से? जब से आपको रिस्पॉन्स आया, नोटिस आया। अगर आपको नोटिस नहीं आई होती तो फर्स्ट डे से 60 डे। अगर पब्लिक कंपनी है तो 90 डेज, और अगर रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स के बाद 60 डेज। याद रहता है आपको? अच्छा अच्छा, ओके। कॉन्ट्रावेंशन है तो 1 year 3 year 1 lakh to 5 lakh है। ठीक है, ये हमने लिख के भी रखा था यहाँ पर। ये सेक्शन 58 तो ऐसे एक चार्ट से हो जाता है अब आपका। सेक्शन 59 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। सर रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना कंपलसरी है, तो हमने बताया था। उसमें गलती हो जाए तो रेक्टिफाई करने का भी ऑप्शन होता है। गलती होती है कि कौन से टाइप की गलती हो सकती है? नाम डाला नहीं है, डाल के ओमिट हो गया, डिलेड हुआ, निकाला नहीं, निकाला था फिर से आ गया, या निकालने में डिले हो गया, ये सारी कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के सामने रेक्टिफिकेशन का। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? आइदर डिसमिस करेगा या एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा और बोलेगा रेक्टिफाई करो, तो 10 दिन के अंदर कंपनी को रेक्टिफाई करना है। इस दौरान आपके वोटिंग राइट्स को कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वोटिंग राइट्स एज इट इज रहेंगे। अगर सेबी या एससीआरए का कोई रूल आपने तोड़ा है और ट्रांसफर किया है तो क्या होगा? ये एक स्पेसिफिक पॉइंट था, देखो पॉइंट नंबर 4। तो क्या होगा? ट्रिब्यूनल डिपॉजिटरी को भी बोल सकता है कि आप आपका जो लिस्ट है वो चेंज करो। देखो कैसा है, डिपॉजिटरी के पास जो आपका रजिस्टर मेंटेन रहता है ना, उसको भी उसके भी ऊपर पावर है ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल उसमें भी एडिशन रेक्टिफिकेशन करा सकता है। ओके, और कोई ऑर्डर अगर आपको ट्रिब्यूनल ने दिया और आप सुन के अनसुना करना चाहे उसको, तो क्या होगा आपके साथ? कितना? 1 to 5 lakhs ऑफिसर को 1 year और 1 lakh to 3 lakhs और बोथ। ठीक है, अब अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल देखा था हमने, देखा था ना? कैसे अल्टरेशन पॉसिबल है? अल्टरेशन कैसे पॉसिबल है? क्या करना पड़ता है आपको? अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो आपके आर्टिकल्स में होना चाहिए ना। वो छोटा दिख रहा है ना, आप बोल के उनको करवा सकते हो। उसको बड़ा करवाना है क्या? पढ़ते आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट टू एओए, एमओए में भी है ना, लेकिन लिखा उसमें एमओए भी तो लिखा है। हाँ, क्या क्या ओके, तो आर्टिकल में लिखा है कि मेमोरेंडम आप चेंज कर सकते हो, तो ही आप कर सकते हो। ओके, तो आप क्या करेंगे? आइदर इंक्रीज करेंगे या कंसोलिडेट करेंगे या डिवाइड करेंगे। ए और बी, इंक्रीज करना है यानी पहले 1 लाख था, 1 लाख 50 कर दिया। बी में आपने क्या किया? 1 शेयर 100 रुपीज के थे, उसको 2 शेयर 50 के कर दिए, या 4 शेयर 100 के तो, या 5 शेयर 100 के तो उसको 1 शेयर 1000 का कर दिया।
नहीं 500 का ना, 5 शेयर 100 के, तो एक शेयर कितने का, 500 का। तो ये ऐसा आपने कंसोलिडेशन डिवाइड किया, तो ये अलाउड है। ओके, कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक्स, क्या ये भी अलाउड है। ओके, सब डिवाइडेड शेयर्स, ये भी अलाउड है। सब डिवाइड करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोपोर्शन ऑफ अनपेड अमाउंट टू पेड अप अमाउंट। हमने देखा था 100 रुपीज का एक शेयर 80 पेड अप को हमने 2 शेयर में कन्वर्ट किया था, 50 रुपीज ईच, 40 पेड अप, तो दोनों में 10-10 रुपए अनपेड बच रहा था। क्या आप शेयर्स कैंसिल भी कर सकते हैं? ओके, कब कैंसिल करेंगे? 30 डेज फ्रॉम द ऑफ द शेयर्स हैविंग कंसोलिडेटेड कन्वर्टेड सब डिवाइडेड। आपको करना क्या है, आरओसी को भेजना रहता ना, ये सब दिखा है ना रजिस्ट्रार को। ओके, और फर्दर इशू, ओके फर्दर इशू के बारे में भी लिखा था हमने सेक्शन 62। तो आपको राइट इश्यूज के बारे में बोला था, इट इज अ नॉन डायलेटिव प्रो राटा वे ऑफ रेजिंग कैपिटल। पहले बताइए नॉन डायलेटिव मतलब क्या? वोटिंग राइट नहीं होते। और प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग। तो इसका मतलब आप जब बोलते हैं 1:5 राइट इश्यू, मतलब आपको एक राइट इश्यू मिलता है फॉर एवरी 5 शेयर्स यू हेल्ड। तो इस केस में डाइल्यूशन भी नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर के नए लोग नहीं आ रहे, प्लस प्रो राटा जा रहा है क्योंकि हर 5 शेयर होल्डर को, 5 शेयर्स वाले होल्डर को एक ही राइट शेयर आ रहा है, इसीलिए नॉन डायलेटिव प्रो राटा वे ऑफ रेजिंग कैपिटल बोला है। ओके, निधि कंपनी के लिए सेक्शन 62 अप्लाई नहीं होता, 1:8 पढ़ा हमने। ओके, ये देखो पॉइंट, प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ राइट्स इशू और बोनस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23(2)(a as per 62, where at any time company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by issue of further shares, such shares shall be offered, पहला किसको है, to a person who are existing equity shareholders। हमने देखा था सबसे पहले इसको राइट शेयर्स बोलते हैं ना, आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप सबसे पहले देंगे। ओके, और इनको आप मिनिमम 15 दिन का टाइम देंगे और मैक्सिमम 30 डेज का टाइम देंगे। अगर 90% लोग मानते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कि ये 15 दिन और 30 दिन का टाइम बहुत ज्यादा है, हमको कम टाइम में भी चलेगा, तो आप कम टाइम में भी कर सकते हैं। और ये दिन में करना क्या है उनको, 15 से 30 दिन के अंदर उनको बताना है कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन दैट ऑफर और नॉट। तो आइदर वो खरीद सकते हैं, दे कैन से यस और दे कैन से नो और दे कैन रिनाउंस दैट टू समवन एल्स। ओके, फिर इसके अलावा सेकंड पॉइंट में वही बोला है, आर्टिकल ऑफ द कंपनी उसमें होना चाहिए राइट टू रिनाउंस। मतलब अगर आपके आर्टिकल में कुछ अलग नहीं लिखा है, आपका आर्टिकल स्पेसिफिकली अगर बोलता है कि राइट शेयर्स विल नॉट हैव राइट टू रिनाउंस, अगर ऐसा स्पेसिफिकली बोलता है तो ही उसमें रिनाउंसिंग का राइट नहीं रहेगा। अदरवाइज हम अज्यूम करते हैं कि राइट शेयर्स ऑलवेज हैव राइट टू रिनाउंस। रिनाउंस करना मतलब किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर देना। ओके, अगर आपने ये 15 से 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्स ही नहीं किया तो हम क्या अज्यूम करेंगे, डीम डिक्लाइन। और फिर ये शेयर्स हम कैसे करेंगे इसको मैनेज, कंपनी नॉन, हाँ, नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब बोलते नॉट डिसएडवांटेजेस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये आपको एडजस्ट करने हैं। आइदर खुद खरीदेंगे बोर्ड या किसी और मेंबर को बोलेंगे, वो बोर्ड डिसाइड करेगा क्या करना है। ओके, आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए भी वही बोला है, प्राइवेट कंपनी जैसा अगर 90% लोग बोलते हैं 15 से कम है तो चलेगा। सेकंड, पहला हो गया राइट। दूसरा, आप एम्प्लॉइज को दे सकते हो एज एन एसॉप। सर ये एसॉप जो है ये स्वेट इक्विटी टाइप रहे क्या, ये पूरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को एक साथ देना पड़ता है। ओके, थर्ड क्या था, टू एनी पर्सन, इसमें आप कुछ भी आ सकते हैं, इसमें एसॉप भी, इसमें ए और बी वाले भी आएंगे, बाहर के भी लोग आ सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देने का, ऐसा जरूरी नहीं है, एनी भी है ऑप्शन अपने पास। ओके, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप जब नोटिस भेजेंगे तो ऐसा भेजना कि आपको रिस्पॉन्स मिले उसका, नहीं तो आगे वाला आदमी आपको बाद में ना बोले कि मेरे को मिला ही नहीं नोटिस, मैं राइट्स रिनाउंस नहीं कर पाया, क्योंकि आप अजम्पशन कर रहे हो ना, रिस्पॉन्स नहीं आया मतलब डिक्लाइन। व्हाट इफ उसको मिला ही नहीं है, तो पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्पैच कैसे करेंगे आप, कैसे भी डिस्पैच करो उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए। ओके ओके ओके, फिर है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स या लोन इनटू शेयर्स। क्या गवर्नमेंट कंपनी को लगे कि उसने दिया हुआ लोन या उसके खरीदे हुए डिबेंचर्स वो शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहती है इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्या वो करा सकती है? जितने से कन्वर्ट होगा उतने से आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ओके, और क्या आपको फिर अलग से मेमोरेंडम अल्टरेशन के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत है? जिस दिन सीजी का अप्रूवल आ गया हम डीम करेंगे, सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर लिए और आपका ऑथराइज कैपिटल बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा।
ओके, बोनस शेयर्स क्या आप दे सकते हैं? बोनस शेयर्स कहां कहां से दे सकते हैं आप? फ्री रिजर्व, सेक्रेटरीज प्रीमियम अकाउंट और CRR। ओके, क्या आप बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं या डिविडेंड इन ल्यू ऑफ बोनस दे सकते हो? नहीं। 1:3 बोनस मतलब क्या? 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। ओके, बोनस शेयर देने के लिए आपके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपके आर्टिकल्स ने आपको ऑथराइज करना चाहिए। दूसरा, ये रिकमेंड करेंगे बोर्ड, और ऑथराइज कौन करेगा? जनरल मीटिंग में मेंबर्स। और कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए किसी भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रिपेमेंट में इन केस ऑफ डेट सिक्योरिटीज। उसने और डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज सच एज ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। और पार्टली पेड अप शेयर्स को जब तक फुल्ली पेड अप नहीं कन्वर्ट करते तब तक आप बोनस शेयर नहीं दे सकते। तो कंपनी में जब सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है उसके बाद ही कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करने का सोचेगी। उसके पहले अगर करना है तो क्या कर सकती है, वो जो आपने कॉल नहीं किया है वो आप माफ कर सकते हो, माफ कर सकते हो। तो रेदर देन कॉलिंग इट, आप बोलोगे कि हम आपको बोनस देने वाले थे, उसके वजह हमने आपका जो अनपेड अमाउंट था उसको टोटल पेड अप बोल दिया। तो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस से अमाउंट उठा के शेयर कैपिटल में डाल देंगे, जबकि एक्चुअली आपने होल्डर से वो पैसे मंगाए नहीं। तो मतलब मैंने मेरे शेयर के 80 रुपए ही दिए है, 20 रुपए और देने थे। कंपनी का एक दिन मेरे को मैसेज आया कि 20 रुपए आपसे जो लेने थे हमने उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल इन द सेंस बोनस देने के बजाय हमने उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम आपसे 20 नहीं लेंगे और आपका जो अब एक शेयर है वो फुल्ली पेड अप शेयर है। तो मतलब मेरा 20 का इनडायरेक्टली फायदा ही हो गया ना। तो 3 तरह से फायदे हो सकते हैं, डिविडेंड मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, या पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप भी कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी। तो तीनों में मेरा फायदा है। ओके, तो आर्टिकल ये सब पढ़ा हमने, कैपिटल प्रॉफिट में से नहीं दे सकते, सब देखा। ओके, नोटिस टू बी गिवन टू आरओसी फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या सबने सेक्शन नंबर 64 भी देखा था? अल्टरेशन कर रहे हो आप कोई भी तरह का, 61(1), 62(4) या 62(6) का, तो आपको विद इन 30 डेज आरओसी को ये इंटीमेशन देना है। अगर नहीं देते हो तो कंपनी और ऑफिसर सबको 1000 पर डे और 5 लाख रुपीज विचेवर इज लेस का पेनल्टी लगने वाला था। रिडक्शन का सेक्शन नंबर क्या है? 66। ओके, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में क्या बोला है उसने? अच्छा, पेज नंबर है मैम 4.18। यस, एसआर पास करना पड़ेगा। पहले आप बताइए किस सिचुएशन में रिडक्शन करना पड़ता है? आपके एग्रीगेटेड लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए, एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस, आपके असेट्स जो है वो इतना रिड्यूस हो चुकी कि अब उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ बची नहीं है, या डाउटफुल है, आपको भी नहीं पता वैल्यू क्या है उसका, और आपका पेड अप कैपिटल आपको जरूरत है उससे ज्यादा हो चुका है। इस सिचुएशन में आप कर सकते हो रिडक्शन ऑफ कैपिटल। सर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल और डिमिनिशन ऑफ कैपिटल, इनका आपने डिफरेंस लिखा था, किसमें मेमोरेंडम अल्टर होता है? डिमिनिशन में कंफर्म अल्टर होता है, रिडक्शन में मे और मे नॉट। तो अभी इसमें इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आप एक्चुअल शेयर कैपिटल रिड्यूस करने वाले हो। ओके, तो इसका प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस ऐसा है कि आपको पहले तो सबसे पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को। एप्लीकेशन से पहले आपको कंपनी में एक जनरल मीटिंग रख के एसआर पास करवाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ओके, और क्या क्या कर सकते हो आप? आपने ऐसा अमाउंट जो आपको पेड अप नहीं हुआ है वो अमाउंट आप कैंसिल कर सकते हो। देखो वर्ड क्या है, एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। तो ऐसा पार्ट ऑफ योर कैपिटल विच इज नॉट पेड अप, आप उनको बोलोगे ये हम कैंसिल करते हैं, हमको नहीं चाहिए वाला। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आइदर आप कैंसिल कर सकते हो पेड अप पार्ट, या आप रीपे कर सकते हो पेड अप पार्ट। तो पहले में आप अनपेड को कर रहे हो कैंसिल, दूसरे में आप पेड अप को कर रहे हो कैंसिल, तीसरे में आप पेड अप को करके कैंसिल पे कर रहे हो कैश। ये 3 चीजें कर रहे हो। ओके, क्या आप ये सब कुछ कर सकते हो अगर डिपॉजिट आपका पेंडिंग है? नहीं कर सकते, या इंटरेस्ट या लायबिलिटी कुछ भी पेंडिंग है तो। ओके, ट्रिब्यूनल को जब एप्लीकेशन मिलता है ट्रिब्यूनल डायरेक्टली डिसाइड करता है, ट्रिब्यूनल को कुछ प्रोसेस फॉलो करनी है। क्या प्रोसेस फॉलो करनी है? किस किस? सीजी, आरबीआई नहीं, आरबीआई नहीं, आरओसी, सेबी और क्रेडिटर को। हाँ, सेबी अगर लिस्टेड है तो ही, और क्रेडिटर को, इन लोगों को भेजेगा क्या? नोटिस। उस नोटिस के बिहाफ पे आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 4 पार्टीज। कितने दिन में? 3 मंथ्स। अगर नहीं किया तो हम क्या अज्यूम करेंगे? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ट्रिब्यूनल को जो सही लगता है वो दे सकता है डिसीजन। अगर कोई क्रेडिटर का नाम उसमें आना चाहिए था, नहीं आया तो? कोई क्रेडिटर का नाम आना चाहिए था, नहीं आया, तो जो मेंबर होगा, मतलब जो भी पर्सन तब होंगे तो वो लायबल रहेंगे उसकी पेमेंट के लिए। लायबल जो पर्सन थे लायबल रहेंगे, लायबिलिटी कितनी रहेगी? तो
तो जो पहले हाँ, उनकी लाइबिलिटी उतनी रहेगी कि जो रिडक्शन के पहले का सिचुएशन था उनकी उतनी लाइबिलिटी रहेगी। तो मतलब क्रेडिटर के हिसाब से वो हुआ ही नहीं ऐसा एज्यूम करेगा। ओके, क्रेडिटर के बारे में वो बोल रहे हैं क्रेडिटर को आइदर आप डिस्चार्ज करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, सिक्योर करेंगे या उनकी कंसेंट लेंगे, उसके बाद ही आप रिडक्शन कर सकते हैं। यानी हर क्रेडिटर का आपको एक तो आइदर डिस्चार्ज, डिटरमाइन, सिक्योर या कंसेंट, ये 4 चीजें आपको करनी है। डिस्चार्ज मतलब उनके पैसे देके उनको मुक्त कर देना है, डिटरमाइन यानी उनके पैसे एक्सेप्ट करके बोलना है कि हम इस तरह से आपको देंगे, डिटरमाइन करना है वही होता है ना कि मैं इस तरह से आपको ये दे दूंगा, ये डिटरमाइन हो गया। फिर क्या सिक्योर, सिक्योर कैसे करते हो आप, कोई असेट दे दिए क्रेडिटर को, बोला कि ये असेट अगर मैं नहीं भी दे पाया तो ये असेट आप ले लेना, और लास्ट उसकी कंसेंट ले लेंगे। ओके, आपको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताना पड़ता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी ट्रिब्यूनल पूछेगा आपसे, और आप खुद से बताएंगे या कंपनी के ऑडिटर से लेंगे? कंपनी के ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेंगे। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है, ओपिनियन नहीं है, ये सर्टिफिकेट है, ओपिनियन नहीं है। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कि ये इस तरह से होने वाला है तो वो उस तरह से ही होना चाहिए, अदरवाइज उसका डिग्री खतरे में। फॉर एवरी सर्टिफिकेट अ सीए इन प्रैक्टिस हैज टू हैव यूडीन नंबर, कंपलसरी कर चुके हैं, वो यूडीन नंबर आएगा इस सर्टिफिकेट पे, ठीक है। और क्या ट्रिब्यूनल आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं पब्लिश करने बोलेगा? कौन सी इंफॉर्मेशन? ये रिडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं, रिडक्शन हो रहा है, ये आपको पब्लिश करना है। कैसे? जैसे वो बोला वैसे पब्लिश करना है। तो ये जो मिनट आपका रहेगा प्लस ये ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल ने दिया, ये दोनों चीजें आपको किसको देनी है? आरओसी को। उसमें क्या क्या लिखा रहता है? हाँ हाँ, ईच शेयर कितने का और उसमें पेड अप वैल्यू कितना है, ये 4 चीजें आपको बतानी है। कितने दिन के अंदर? 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। और इसके अगेंस्ट में आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट देगा, मतलब उसने अपने बुक्स में ये कर लिया है फाइनल। और आज के बाद से आपकी जो लाइबिलिटी, ये जो रिड्यूस्ड लाइबिलिटी है, इतनी बची फिक्स। जिस दिन आरओसी का सर्टिफिकेट आ गया, मतलब ये सारी प्रोसेस एक्चुअली उस दिन खत्म हो गई। ये चालू कहां से हुई थी? ये एक्चुअली बोर्ड मीटिंग के बाद जब आपने सोचा था ये करना है, तो जनरल मीटिंग के लिए आपने जो नोटिस भेजी होगी ना, वहां से ये प्रोसेस एक्चुअली चालू हुई थी। फिर एसआर पास हुआ, फिर ट्रिब्यूनल के पास गया, ट्रिब्यूनल ने 4 लोगों को भेजा, 4 लोगों ने ट्रिब्यूनल को भेजा, ट्रिब्यूनल ने कुछ चीजें मांगी, कहीं बताने बोला, और उसके बाद जाके उसने एक्सेप्ट किया। इतना प्रोसेस एक्सेप्ट के बाद भी आपने ये चीजें जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है विथ मिनट किसको दिया? आरओसी को। और उसके बाद आरओसी ने उसको रजिस्टर किया, उसके बाद उसने सर्टिफिकेट दिया। इस मोमेंट पे प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये पूरा फ्लो समझ गए आपको ना, कौन क्या कर रहा है इसमें? ओके, इसमें लिखी गई कोई भी चीज बायबैक पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि बायबैक हमने पढ़ा है ऑल टुगेदर अलग है, ठीक है। और मेंबर्स की लाइबिलिटी अब रिड्यूस्ड वैल्यू हो जाएगी। ये सर्टिफिकेट आने के बाद मेंबर्स की किस चीज के लिए लाइबल रहेंगे? जो उनका रिड्यूस्ड लाइबिलिटी है वो, हाँ, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, जो रिडक्शन के बाद जो शेयर कैपिटल है उसके लिए लाइबल है, पहले का नहीं। तो ये देखा ना हमने कि अगर क्रेडिटर को आपने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी ने अगर ये रिडक्शन के पहले वाइंडिंग अप होता तो जिसको जितना देना पड़ रहा होता उतना देना पड़ेगा। अगर एक्चुअल वाइंडिंग अप हो गया तो लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स बना के एक्चुअल ट्रिब्यूनल उनसे पैसा लेके क्रेडिटर को दिलवा देगा। ओके, राइट अमाउंट कंट्रीब्यूटर्स का भी आपके पास राइट है। किसी एक कंट्रीब्यूटर ने ज्यादा दिया तो दूसरा उसको उससे लेकर ये सॉर्ट कर सकता है। और ऑफिसर ने जानबूझ के कुछ गलती किया होगा तो आप उसको 447 में भेज देंगे। ओके, और आपको पब्लिश करने बोला ट्रिब्यूनल ने और आपने पब्लिश नहीं किया तो आपको 5 lakhs 25 lakhs। 67 रेस्ट्रिक्शन ऑन बाय परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय इट्स फॉर द परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। तो आइदर कंपनी खुद के शेयर्स खरीद रही है या तो किसी को लोन देके बोल रही है कि तू मेरे शेयर खरीद दे। 67 बोलता है ये अलाउड है या नहीं है अलाउड? वैसे बोलता है कि ये अलाउड नहीं है, कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी और आप 3 सिचुएशन फॉलो करते हो, कौन सी 3? आप में किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है, आपका जो बोरिंग है वो लेस देन इक्वल टू 2 into शेयर कैपिटल और 50 crore विच एवर इज लोअर, है ना। और ऐसी कंपनी ने 1 भी रुपए के लोन में डिफॉल्ट नहीं किया है। तो ये एग्जाम में एकदम अच्छे से याद रखना, ये जो 2 into बोला है ना आपने, 2 into पेड अप शेयर कैपिटल और ये 50 crore, इसकी बात नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि आपका जो भी अमाउंट ऑफ बोरोइंग है उसमें किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं। तो पहले डिफॉल्ट ठीक करो, उसके बाद ये एक्सेप्शन लेने के लिए आना। सेम अप्लाइज टू आईएफएससी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट क्यों नहीं? क्योंकि सर वो प्राइवेट वाले इसमें कवर्ड ही है ना। आईएफएससी पब्लिक कंपनी कवर नहीं होती प्राइवेट कंपनी में, लेकिन इसलिए उसको अलग से नोटिफिकेशन देके माफ कर दिया। ओके, निधि कंपनी के लिए क्या है? अगर कोई डिपॉजिटर,
हाँ डिसकंटिन्यू कर दिया, अब वो डिपॉजिट कर ही नहीं रहा है, तो निधि कंपनी उसका शेयर लेकर जो उसको सही लगता है वो करेगी, किसी और को भी दे सकती है। पब्लिक कंपनी ने किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना नहीं चाहिए खुद के शेयर लेने के लिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सब पूरे गांव को लोन देती है, वो गांव में से किसी एक बंदे ने उसका ही लोन लेके उसी के शेयर खरीद लिए, तो उसमें बैंक की कोई गलती नहीं है। दूसरा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आपने एक स्कीम लाई है, उस स्कीम क्या बोलती है, इन द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, या उनको खुद को खरीदने या एज अ ट्रस्टी आप लेना चाहते हो शेयर्स तो आप दे सकते हो। और पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट नॉट बीइंग डायरेक्टर और केएमपी, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट बीइंग अदर देन डायरेक्टर और केएमपी, वो भी उसको आपने हाईलाइट किया है क्या? ओके ओके। इसके बाद आपको एक चीज क्लियरली बतानी है कि एम्प्लॉइज को वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। ये सेक्शन में बायबैक को मना किया है, रिडम्पशन को मना किया है क्या? तो आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो तो कर सकते हो क्या? वो बोल रहा है कौन सा पॉइंट, 4th पॉइंट बोल रहा है। 5th पॉइंट बोल रहा है अगर किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रावेंशन आपने किया तो कंपनी को 1 लाख से 25 लाख और ऑफिसर को अप टू 3 इयर्स का इंप्रिजनमेंट प्लस 1 लाख से 25 लाख तक की फाइन हो सकती है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 68 पे, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो उसने बोला है कि सबसे पहले कंपनी खुद के शेयर्स नहीं ले सकती एक्सेप्ट अगर वो सर्टेन कंडीशन फुलफिल करे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सेक्शन 67 का एक्सेप्शन है सेक्शन 68। 67 बोलता है आप खुद के शेयर मत लो, 68 बोलता है आप ले सकते हो अगर आपने नीचे के पॉइंट्स फुलफिल किए तो। पहला पॉइंट है कि आप ये जो बायबैक करेंगे कहां से करेंगे, तो सर हम फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हैं, प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है सेम सिक्योरिटी इश्यू करके सेम सिक्योरिटी आप परचेज बायबैक नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा आप क्या एसऑप भी परचेज कर सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? यस। ओके, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ सिक्योरिटी बता सकती है कि ये भी सिक्योरिटी आप बायबैक कर सकते हैं। आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी बहुत कसम खा के। कौन सी कंडीशन? आपके एओए में परमिशन होनी चाहिए। दूसरा, एसआर एट जीएम एक्सेप्ट अगर आप बायबैक करना चाहते हो लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो आपको सिर्फ बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन से भी आप बायबैक कर सकते हो, आपको एसआर एट जीएम की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद वो बोल रहा है बायबैक जो है आपका इट शुड बी लेस देन 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। एक और चीज ध्यान रखना, बायबैक करते हो आपका इक्विटी शेयर भी लेस देन 25% ऑफ इट्स इक्विटी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है आपको, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डेट, एग्रीगेट डेट में कौन सा आता है, सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 into एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स। यहां पर फ्री रिजर्व्स इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इस पर्टिकुलर पॉइंट में। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करके जो अमाउंट आ रहा होगा उतना ही आप एक्चुअल बायबैक कर सकते हैं। ओके, कौन से टाइप के शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं। अगर आप लिस्टेड है तो आपको सेबी फॉलो करना है, आप लिस्टेड नहीं तो आपको रूल्स फॉलो करना है, और एक बायबैक से दूसरे बायबैक के बीच में 1 ईयर का कूलिंग पीरियड है। क्या ये कंडीशंस फुलफिल कर सकते हो आप? तो आप करो बायबैक, कोई टेंशन नहीं। ओके, पर बायबैक करेंगे तो करना क्या है? तो करना ये है कि आपको मीटिंग बुलाना है। आपने ऊपर बोला ना कि एसआर पास करो, तो आपको मीटिंग बुलाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देना तो उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या देंगे आप, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, कितने का कर रहे हो और कब कर रहे हो। ठीक है, तो मटेरियल फैक्ट, नेसेसिटी, सिक्योरिटी कौन सी है, अमाउंट और टाइम, ये ध्यान से रखना। और इसमें आपने एक हाथ ज्यादा भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि किसको दे रहे हो आप, इन्वेस्टर्स को दे रहे हो उनके नॉलेज के लिए, तो थोड़ा ज्यादा नॉलेज दिया तो कोई पाप है क्या? नहीं। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, कितने दिन में बायबैक हो जाना चाहिए, कब से, एसआर पास होने के बाद से। अगर सर एसआर पास नहीं किया हमने 10% या बीआर पास किया है तो बीआर के बाद जो भी रिजोल्यूशन पास किया, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को बायबैक करना है, उसके 12 मंथ्स में बायबैक हो जाना चाहिए। क्या आप किससे बायबैक करेंगे? सर एग्जिस्टिंग शेयर से प्रोपोर्शनली कर सकते हैं, या मार्केट से अपने मन से ले सकते हैं, या तीसरा आप एम्प्लॉइज से भी ले सकते हैं एसऑप और स्वेट के बहाने। क्या आपको कुछ डिक्लेरेशन देना पड़ता है इसके पहले? वो कौन देता है? कंपनी मतलब कौन? बोर्ड को रिजोल्यूशन पास करना है बायबैक का, तो उसने बिफोर मेकिंग बायबैक फाइल विद किसके साथ, आरओसी प्लस सेबी। लेकिन नीचे एक और चीज लिखी, सेबी के पास आप तभी जाएंगे अगर आप लिस्टेड है तो। आप इनको आरओसी और सेबी को दे रहे हो अपना सर्टिफिकेट ऑफ या डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। इसमें आप बोल रहे हो कि मैं आज तो सॉल्वेंट हुई, रिडक्शन के बाद 1 साल तक सॉल्वेंट रहूंगा, ये मेरे को एफिडेविट करना है। इस पे एफिडेविट पे साइन कौन करेगा? 2 डायरेक्टर, उसमें से एक एमडी इफ एनी।
एमडी नहीं है तो नॉर्मल 2 डायरेक्टर। ये चीजें हमको देना है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। इसके बाद जो आपने शेयर्स ले लिए, अब आपके हाथ में शेयर्स है, उस शेयर्स के साथ आप क्या करेंगे? एक्सटिंग्विशिंग द राइट, जला दो, फाड़ दो, आग लगा दो, जो करना है करो 7 डेज के अंदर। कूलिंग पीरियड, जिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को अभी आपने बायबैक किया है, सेम सिक्योरिटी आप अगले 6 महीने तक नहीं इशू कर सकते। आपको बायबैक का रजिस्टर बनाना है, बायबैक के रजिस्टर में आपको बताना है। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी आप नहीं खरीद सकते, उसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो आपने ऑलरेडी कमिटमेंट दिए थे, बोनस, प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, ये सारी चीजें अलाउड करेंगे हम। ओके, वेरी गुड। फिर है बायबैक रजिस्टर, उसमें क्या क्या लिखेंगे आप? कितना कंसिडरेशन मिला, कब मिला, आपने शेयर्स के साथ क्या किया, किस दिन उसको, मतलब पहले तो आपने कैसे एक्सटिंग्विश किया, किस दिन किया, कुछ पेंडिंग है क्या, वो सारी चीजें वहां पे बताएंगे आप। और इसका रिटर्न भी फाइल करेंगे दोनों, किसको? आरओसी को और सेबी को, एक्सेप्ट सेबी को नहीं करेंगे अगर लिस्टेड कंपनी है तो। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट कितना है? कंपनी को 1 लाख से 3 लाख, ऑफिसर को बोथ अप टू 3 इयर्स 1 लाख टू 3 लाख और बोथ। ठीक है। 71 किस बारे में बात करता है? डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर बोले तो क्या? डिबेंचर इंक्लूड्स स्टॉक, बॉन्ड और अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट ड्यू वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज और नॉट। इसमें वो बोला है कि बस आरबीआई द्वारा चैप्टर 3D में और आरबीआई और सीजी द्वारा बताए हुए ये लोग डिबेंचर में नहीं आते। इसके अलावा उसने बोला डिबेंचर कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या है? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल, मैंडेटरी कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल, फुल्ली कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। उसने बोला है कि आपको अगर डिबेंचर इशू करने हैं तो कैसे इशू करेंगे? एसआर पास करना है। कहां लिखा है? तो ही एसआर है ना। हाँ, कन्वर्टेबल है तो ही एसआर है। क्यों? क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल का सिक्योरिटीज का हमारे वोटिंग राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कन्वर्टेबल कर रहे हो तो आप एसआर पास करके रखेंगे। ओके। उसके अलावा वोटिंग राइट रहता है कि डिबेंचर को? क्या डिबेंचर को, सिक्योर्ड डिबेंचर को आप इशू कर सकते हो? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपको डीआरआर बनाना कंपलसरी है? यस, हमने नीचे देखा भी परसेंटेज एंड ऑल। ओके, डीआरआर बनाएंगे। डीआरआर काय में से बनाएंगे? प्रॉफिट में से। उसको कहां यूटिलाइज करेंगे? ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके। प्रोस्पेक्टस आप दे सकते हो क्या? आप दे सकते हो, कितने भी लोगों को दे सकते हो, लेकिन अगर आप 500 से ज्यादा लोगों को दे रहे हो तो आपको क्या रखना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी। ओके। इसके अलावा डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है सर? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। सर, डिबेंचर ट्रस्टी का लायबिलिटी कैसा है? तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या कोई डिबेंचर इश्यू किए जिसमें एक पॉइंट ऐसा लिखा है कि डिबेंचर ट्रस्टी की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा वाइड। अगर आप बोल रहे हो कि वहां पे लायबिलिटी रहनी चाहिए, मतलब वहां रहनी चाहिए, ऐसे आप नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि उसकी गलती से ना हो तो लायबिलिटी नहीं रहेगी, हम एक्सेप्ट करेंगे, बट ये नहीं बोल सकते उसकी लायबिलिटी कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये डिसाइड कौन करेगा इनकी लायबिलिटी कितनी रहनी चाहिए? मेजॉरिटी इन नंबर्स होल्डिंग 3/4 in value. Majority in numbers holding 3/4 in value. Such debenture holders who are majority in numbers and holding 3/4 in value of the total debentures. ये लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि इसकी लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए और वो उसकी फाइनल लायबिलिटी रहेगी। ओके। फिर क्या है? हाँ, टू पे इंटरेस्ट एंड रिडीम डिबेंचर। ये सेक्शन बोलता है कि डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और आप उसको रिडीम भी करना पड़ेगा अगर रिडीमेबल है तो, अगर टर्म ऑफ इशू में लिखा है तो। उसके बाद क्या डिबेंचर ट्रस्टी को अगर लगता है कि कंपनी को झोल झपाटा कर रही है तो वो कुछ कर सकता है? हाँ, वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। ट्रिब्यूनल दोनों पार्टी को बुलाएगा, बात सुनेगा और जो उसको सही लगता है वो करेगा। अगर आपने कुछ पे नहीं किया, फॉर एग्जांपल रिडीम नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। आप इंडिविजुअली जा सकते हो, सारे के सारे डिबेंचर होल्डर साथ में जा सकते हो, या ट्रस्टी जा सकता है, जाके बोलेगा कि सर ये हमको पे नहीं कर रहा है, तो आप क्या, ट्रिब्यूनल बोलेगा पे कर भाई अभी के अभी विद इंटरेस्ट। अगर आपने उसकी बात नहीं सुनी तो अप टू 3 years 2 लाख to 5 lakhs और बोथ किसको लगेगा? ये ऑफिसर को। ये जो पेमेंट की जो बात है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इट इज लाइक अ डिक्री मतलब एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो अगर आप एग्रीमेंट में लिखा है कि कंपनी विल पे 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, इट्स लाइक एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इतना सीरियसली लेना पड़ता है डिबेंचर, ठीक है। और
CG may also prescribe procedure for securing debenture, forms of trust deed, procedure of inspection of trust deed, obtaining a copies of trust deed, quantum of debenture redemption reserve and such other matters as may prescribe. ये सारी चीजें CG बताने वाला है कहाँ पे, रूल्स में. ये रूल्स CG ऑलरेडी बना चुका है. रूल्स का नाम है कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014. इस रूल के हिसाब से बोला जाता है कि DRR कहां से बनाना पड़ता है आपको, प्रॉफिट में से. इसमें बताया कि अगर आप ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आपको DRR बनाने की जरूरत नहीं है. अगर आप NBFC है तो आपको पब्लिक इश्यू में 25, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में 0. अगर आप नॉर्मल कंपनी है कोई भी हो, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट करो या पब्लिक इश्यू, आपको 25% बनाना पड़ेगा. इन एडिशन टू इस साल मैच्योर होने वाले डिबेंचर्स के लिए आप मिनिमम 15% अलग से निकाल के रखो. सर अलग से कहां रखेंगे, आइडर आप शेड्यूल बैंक में रखो, CG के डिपॉजिट करो, CG के सिक्योरिटी में, या ट्रस्ट एक्ट के अंदर डिपॉजिट करो, लेकिन अलग से निकाल के रखो. और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पूरा वो 15% से कम नहीं होना चाहिए. भले आप नए इश्यू भी कर रहे हो तो आप विल हैव टू मेक श्योर कि जो इस साल रिडीम हो रहा है वो 15%, उसका 15% मिनिमम आपके पास सेव्ड है. अगर आप पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर रिडीम करना चाहते हो तो DRR कितने रुपीस का बनाओगे, जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है. और इसी के साथ हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया.